नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ट्रेवल सैम, आपका नया साथी। मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपको डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, आज की यह कहानी उत्तर प्रदेश के बिजौली जिले के पास एक छोटे से गांव में रहने वाले रवि शर्मा की है, जो कि पेशे से एक स्कूल में शिक्षक हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए इस कहानी को हम रवि के नज़रिए से ही सुनते हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके और हमारे संबंध मजबूती और प्यार में बधे रहें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम रवि शर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिजौली का रहने वाला हूं। हमारा गांव पहाड़ियों के बीच बसा है, जहां एक सुकून भरी शांति पसरी रहती है। गांव के लोग सरल और सीधे हैं और हमारा जीवन भी उतना ही सरल है। मैं यहाँ के सरकारी स्कूल में शिक्षक हूँ और मेरी ज़िंदगी का एकमात्र मकसद है मेरे परिवार की खुशी। मेरी पत्नी सुनीता, जो बेहद समझदार और प्यार करने वाली है, और हमारे दो बच्चे, बड़ा बेटा आर्यन और छोटी बेटी मीनाक्षी। यही मेरी दुनिया है। हमारा छोटा सा घर गांव के किनारे पर बना है, जहां से पूरा गांव देखा जा सकता है। यहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है और रिश्तों की गर्मी महसूस होती है। रोज़ की तरह स्कूल के बाद मैं घर आकर अपने बच्चों के साथ समय बिताता हूँ। सुनीता रोज़ शाम को घर के बाहर दिया जलाती है और हम सब मिलकर गांव की शांत और पवित्र हवा में बैठकर चाय पीते हैं। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, खासकर पुरानी और रहस्यमयी कहानियों की। एक दिन गांव के बाजार में घूमते हुए मेरी नज़र एक पुराने किताब के स्टोर पर पड़ी। वहाँ डोल में लिपटी एक पुरानी किताब मेरे हाथ आई। इसका नाम था अंतिम शिकार। कवर पर एक अजीब सा चित्र बना था, जिसमें एक छाया एक आदमी के पीछे मंडरा रही थी। मुझे इस किताब को खरीदने की इच्छा जाग उठी, शायद इसलिए कि इसमें कुछ रहस्य था। घर आकर मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में तो कहानी मुझे साधारण लगी, एक छोटे से गांव में हो रही हत्याएं और रहस्यमयी हत्यारा। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मुझे एहसास हुआ कि इस कहानी का गांव, इसके लोग और इसकी घटनाएं मेरे गांव और मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। किताब में जिस गांव का वर्णन था वो बिल्कुल बिजौली जैसा था। वही सड़कें, वही घर, वही पहाड़ियाँ। मुझे लगा ये सिर्फ एक संयोग है, लेकिन जब मैं कहानी में मुख्य पात्र का नाम रवि आया और उसकी ज़िंदगी मेरे जैसी होने लगी, तब मुझे डर लगने लगा। मैं इस किताब को छोड़ नहीं पा रहा था, मानो यह किताब मुझे अपनी ओर खींच रही हो। जैसे जैसे मैं इस किताब के पन्ने को पलटता गया, वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन तेज होती गई। उपन्यास में जिस गांव का वर्णन था वो हूबहू हमारे गांव जैसा था। वहाँ की सड़कों का नक्शा, मंदिर का स्थान और यहाँ तक कि गांव के बाजार की स्थिति भी वैसे ही थी जैसे हमारे बिजौली में है। शुरुआत में मैंने इसे सिर्फ इत्तेफाक समझा, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, वो इत्तेफाक एक डरावनी सच्चाई में तब्दील होता चला गया। उपन्यास का मुख्य पात्र भी एक साधारण आदमी था, जिसका नाम रवि था। वो भी मेरी तरह एक शिक्षक था और उसके परिवार में एक पत्नी और दो बच्चे थे। बिल्कुल बिल्कुल मेरी ज़िंदगी जैसा। मैंने खुद से कहा यह महज एक संयोग है और कुछ नहीं। लेकिन मेरी घबराहट तब बढ़ी जब कहानी में रवि के घर का जो विवरण था वो मेरे घर जैसा ही था। दरवाजे का रंग, दीवारों का सटीक विवरण और यहाँ तक कि खिड़की के बाहर का दृश्य भी बिल्कुल हमारे घर जैसा था। उपन्यास में कहानी इस तरह आगे बढ़ रही थी कि गांव में एक रहस्यमय हत्यारा आया था, जो धीरे धीरे गांव के कुछ लोगों को चुन चुन कर मार रहा था। रवि यानी मैं इस हत्यारे का शिकार बनने वाला था। कहानी के मुताबिक रवि की मौत तय थी और इससे अपनी आसपास घट रही घटनाओं की भनक तक नहीं थी। मैंने सोचा बस एक उपन्यास है, इसमें कोई सच्चाई नहीं हो सकती। लेकिन फिर किताब में एक घटना का जिक्र आया जिसने मुझे हिला कर रख दिया। उपन्यास में लिखा था कि रवि के पड़ोस में रहने वाला एक आदमी, जिसका नाम रामनाथ था, एक रात गायब हो गया था। और यह वही था जब हमारे गांव के रामनाथ चाचा भी अचानक लापता हो गए थे। गांव में सबने इसे महज एक दुर्घटना माना था, लेकिन उपन्यास में इसे एक हत्या बताया गया था। मुझे यकीन होने लगा कि यह उपन्यास मेरी ज़िंदगी की परछाई है। मैं जितना इस किताब से दूर भागना चाहता था, उतना ही यह मुझे अपने अंदर खींच रही थी। मैं जानता था कि अगर मैंने इसे पूरी तरह पढ़ लिया
तो मैं अपनी ही मौत का सामना कर रहा हूँ, लेकिन न जाने क्यों मैं इसे छोड़ भी नहीं पा रहा था। अब में जैसे जैसे घटनाएं बढ़ती गई वैसे वैसे मेरा डर और भी गहरा होता चला गया। उपन्यास में अगली हत्या का जिक्र मेरे ही गांव के एक आदमी के बारे में था, जिसका नाम श्यामलाल था और गांव में सच में श्यामलाल काका रहते थे। अगले ही दिन जब मैंने गांव में शोर सुना तो पता चला कि श्यामलाल काका भी लापता हो गए हैं। अब मैं पूरी तरह से भयभीत हो चुका था। उपन्यास की घटनाएं सच में मेरे चारों ओर घट रही थी। जैसे जैसे मैं किताब पढ़ता गया मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब यह महज एक इत्तेफाक नहीं रह गया था। किताब में जो भी घटनाएं हो रही थी वो हमारे गांव में सचमुच घटित हो रही थी। मेरे गांव के रामनाथ चाचा, श्यामलाल काका का लापता होना, यह सब एक उपन्यास की घटनाओं के अनुसार हो रहा था। मेरी दुनिया जैसे उलट पुलट हो रही हो। किताब में अगले शिकार का जिक्र पढ़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उपन्यास में लिखा था कि अगला शिकार रवि यानी मैं होने वाला था। मेरा शरीर कांपने लगा। किताब के शब्दों ने मेरी सांसें रोक दी थी। रवि के घर के दरवाजे पर अब वो खड़ा है, उसकी मौत का इंतजार कर रही है। उस रात मैं सो नहीं पाया। हर आहट पर मुझे ऐसा लगता था कोई मेरी खिड़की के बाहर खड़ा है, घूर रहा है। मैंने सुनीता से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी चिंता को हल्के में ले लिया। उसने कहा, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, यह सब तुम्हारे मन का वहम है, यह महज एक किताब है, असलियत नहीं। लेकिन मैं जानता था कि ये अब सिर्फ कहानी नहीं रह गई थी। किताब ने जो भविष्यवाणी की थी वो सच हो रही थी। अगले पन्ने पर लिखा था कि रवि के घर के पीछे किसी ने रात को अंधेरे में एक काला छाया देखा था जो दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। अगली सुबह जब मैं उठा तो घर के दरवाजे पर कुछ अजीब निशान मिले। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ये निशान इंसानी हाथों के नहीं थे, मानो कोई अज्ञात शक्ति दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। सुनीता ने इसे बच्चों की शरारत समझा, लेकिन मैं जानता था कि ये वही था जो किताब में लिखा हुआ था। मैं डर से बुरी तरह कांप रहा था। किताब में अगले पन्ने पर लिखा था कि हत्यारा अब रवि के बहुत करीब आ चुका है और उसकी मौत बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है। मेरे पास सिर्फ दो विकल्प थे, या तो मैं इस हत्यारे को रोकने की कोशिश करूं या फिर मौत का सामना करूं। लेकिन किताब के अगले पन्ने ने मुझे पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। उसमें लिखा था कि रवि को बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, कि जो लिखा जा चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। मेरी जिंदगी एक अजीब से जाल में फंस चुकी थी, जहां मेरी हर सांस किताब के अगले पन्ने पर टिकी थी। मुझे अब यह समझ में आ गया था कि जो भी हो रहा है वो किसी सामान्य हत्यारे का काम नहीं है। कोई अज्ञात अलौकिक शक्ति थी जो मुझे मारने के लिए बढ़ रही थी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। खिड़की के बाहर पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं से कुत्तों के रोने की आवाज़ मेरे डर को और गहरा कर रही थी। हर आहट पर मुझे लगता था कि वो हत्यारा मेरे घर के करीब आ चुका है। किताब में लिखी एक एक घटना अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनती जा रही थी। मैं बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था, लेकिन मन में लगातार वही ख्याल घूम रहा था, क्या किताब की अगली घटना मेरी मौत होगी। सुनीता को इस सब पर यकीन नहीं था। उसने मेरी चिंता को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन मुझे पता था कि मेरे साथ कुछ बेहद बुरा होने वाला है। के पन्नों पर जो शब्द लिखे थे वो धीरे धीरे मेरे जीवन को बदल रहे थे। अगले दिन जब मैं स्कूल से लौटा तो मुझे अपने घर के सामने एक अजीब सी छाया दिखाई दी। पहले मुझे लगा कि मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान से देखा वो छाया धीरे धीरे पास आ रही थी। मेरे शरीर में एक ही सिरन सी दौड़ गई। मैं तेजी से दरवाजे के पास भागा। अंदर घुसते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे यकीन हो चुका था कि कोई अनजान ताकत मेरे पीछे थी। मैंने किताब के अगले पन्ने पलटे और जो पढ़ा उसमें मेरी सांसें अटक गई। में लिखा था कि रवि अपनी मौत से बच नहीं सकता, चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले। अब उसकी मौत उसके दरवाजे के करीब है। मेरे दिमाग में एक अजीब सी हलचल मच गई। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी मौत को टाल सकता हूँ? क्या कोई रास्ता है इस किताब के चंगुल से बचने का? कि अगले पन्ने पर एक और घटना का जिक्र था, जिसमें रवि के पड़ोसी यानी मेरे घर के बगल वाले
रामलाल काका की मौत की भविष्यवाणी की गई थी। और सच में अगले ही दिन रामलाल काका के घर से चीखों की आवाज़ आई। लोग भागते हुए उनके घर की तरफ दौड़े और मैंने देखा कि रामलाल काका की लाश उनके आंगन में पड़ी हुई थी। उनकी मौत का कारण कोई नहीं समझ पाया, लेकिन मैंने जान लिया था कि ये वही थी जो किताब में लिखा गया था। अब मुझे इस बात का यकीन हो चुका था कि यह सिर्फ एक उपन्यास नहीं बल्कि एक शापित किताब थी। जो कुछ उसमें लिखा था वो हकीकत में बदल रहा था और अगली बारी मेरी थी। रात होते ही मेरे घर का माहौल और भी खामोश हो गया। बच्चों को सुलाने के बाद मैं और सुनीता बिस्तर पर लेटे हुए थे, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। अचानक घर के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मेरी धड़कनें तेज हो गई। सुनीता ने मुझसे पूछा, कौन हो सकता है? मैं एक शब्द भी नहीं कह सका। दस्तकें और तेज होती गई। मेरे मन में खौफ था कि कहीं किताब में जो लिखा है वो सच में दरवाजे पर खड़ा है। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। दरवाज़ा खोलते ही मुझे लगा जैसे कोई अंधेरे में मुझे देख रहा है। सामने कोई नहीं था, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। पर मेरे मन में यह एहसास गहरा हो गया कि कोई छाया मेरे आसपास है, जो मुझे धीरे धीरे अपनी ओर खींच रही है। अब सस्पेंस और डर की परतें इतनी गहरी हो चुकी थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बचूं। किताब में जो लिखा था वो मेरे खिलाफ एक सच्चाई बनकर खड़ा था। रात के बाद मेरा मन और भी अशांत हो गया था। हर गुजरते पल के साथ मैं किताब के पन्नों में मौत को और करीब आता देख रहा था। हर बार जब मैं किताब के अगले पन्ने पर पहुंचा, एक नया डर मेरे सामने आ खड़ा होता। ऐसा लगने लगा था जैसे मैं अपनी ज़िंदगी के हर पल को पहले से जानता हूँ, लेकिन उसे बदलने की कोई ताकत मेरे पास नहीं थी। मैंने भी अब मेरी हालत देखकर मान लिया था कि कुछ अजीब हो रहा है। मैंने उसे सब कुछ बताया, किताब, उसके पन्नों में लिखी घटनाएं और कैसे सब कुछ सच हो रहा है। वो भी डर से कांप उठी, लेकिन हम दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था। किताब के पन्नों को पलटते हुए मेरी नज़र एक महत्वपूर्ण पंक्ति पर पड़ी, जिसमें लिखा था कि रवि की ज़िंदगी का अंत उसके हाथ में नहीं है, लेकिन वो अपने अंत को समझने के लिए किताब के अंतिम पन्ने तक पहुंचेगा। इसका मतलब था कि जो कुछ हो रहा है वो मुझे उस किताब के आखिरी पन्ने तक ले जाएगा। अंदर एक अजीब सी बेचैनी भर गई। मैं जानता था कि अगर मैं किताब के अंत तक पहुंचा तो मेरी मौत भी निश्चित थी, लेकिन मैं रुक भी नहीं पा रहा था। एक रात मैं किताब का अंतिम पन्ना पढ़ने का फैसला किया। मन में डर, दिल में एक अजीब सी बेचैनी और हाथों में कांपती किताब के साथ मैंने उस आखिरी पन्ने को पलटा। लिखा था कि जो इस किताब को पढ़ रहा है उसकी मौत उसी वक्त होगी जब वो अंतिम पंक्ति पढ़ेगा, और अब मौत उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। मैंने किताब को झटके से बंद कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही मैंने उस आखिरी पंक्ति को पढ़ा, मुझे महसूस हुआ कि मेरे चारों ओर अजीब सी ठंडक फैल रही थी। दरवाजे पर फिर से वही दस्तक हुई, इस बार पहले से ही ज़्यादा जोरदार। मैंने किताब को झटके से बंद कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही मैंने उस आखिरी पंक्ति को पढ़ा, मुझे महसूस हुआ कि मेरे चारों ओर अजीब सी ठंडक फैल रही थी। मेरे चारों ओर अजीब सी ठंडक फैल रही थी। मेरे चारों ओर अजीब सी ठंडक फैल रही थी। दरवाजे पर फिर से वही दस्तक हुई, इस बार पहले से भी ज्यादा जोरदार। मैं सुनीता की ओर देखा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैं उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा, जैसे कोई अनजान शक्ति मुझे खींच रही हो। मेरे कदम भारी हो गए थे, लेकिन दरवाजे तक पहुंचना मेरे लिए एक अजीब मजबूरी जैसा था। जैसे ही दरवाज़ा खोला,
मेरे सामने वही काली छाया खड़ी थी। उसकी आंखें उसकी उसकी आंखें जलती हुई लाल थी और उसका चेहरा एक अजीब सी अंधकार में डूबा हुआ था। वो धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी। मैं पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे। कानों में एक गहरी आवाज़ गूंजने लगी, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। पल में मेरी सांसें थम गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। सुनीता की चीखें दूर होती जा रही थी, मानो सब कुछ एक धुंध में बदलता जा रहा हो। ये खत्म हो गई थी जहां मैंने किताब का आखिरी पन्ना पढ़ा था। उपन्यास और सच्चाई का मेल आखिरकार मेरे अंत के साथ पूरा हो चुका था। किताब ने जो लिखा था वो पूरी तरह सच हो चुका था। अंतिम शिकार का शिकार मैं खुद बन चुका था। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।